हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उसका क्या हिस्ट्री है, उसका क्या फंक्शन है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ या उसका बायोजेनेसिस कैसे हुआ, ये हम देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है, मान लीजिए ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के पास एक जालनुमा संरचना होती है। कैसी होती है? जालनुमा संरचना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। क्या रहती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ये दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की। इंट्रोडक्शन उसका देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सर्वप्रथम जिसने खुद खोज किया वो है गार्नियर। कौन है? गार्नियर हैं। गार्नियर ने सर्वप्रथम किसकी खोज की? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसे नाम दिया एर्गेस्टोप्लाज्म। क्या कहा? एर्गेस्टोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या कहा था? एर्गेस्टोप्लाज्म। उन्होंने कहा एर्गेस्टोप्लाज्म। उन्होंने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा उसे उन्होंने कहा एर्गेस्टोप्लाज्म। एंड एक आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सर्वप्रथम किसने देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सर्वप्रथम किसने देखा? तो पोर्टर क्लॉडे एंड फुलम। ये ध्यान रखिएगा, पोर्टर, क्लॉडे एंड फुलम। बहुत जगह मिलता है कि इन्होंने तीनों ने खोज की, जबकि खोज की है गार्नियर ने, जिसे एर्गेस्टोप्लाज्म कहा था। एंड इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सर्वप्रथम ईआर को देखा। तीन वैज्ञानिक थे, पोर्टर, क्लॉडे एंड फुलम। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम किसने दिया? टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द किसने दिया? तो पोर्टर एंड कॉलमैन, दो वैज्ञानिक थे, पोर्टर एंड कॉलमैन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द दिया। तो इसमें तीन वैज्ञानिक मिले हमें। पहला गार्नियर, पोर्टर, फुलम एंड क्लॉडे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, इसने खोज की। नाम दिया हमारे पोर्टर एंड कॉलमैन ने। पोर्टर एंड कॉलमैन, ये वैज्ञानिक याद रखिएगा आप। इसके बाद हम जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी संरचना देख लेते हैं, किस प्रकार की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप देख रहे होंगे, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस की लेयर है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जिससे प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है? प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन। प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बनती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो यहाँ से ही जो यहाँ पे न्यूक्लियस में जो आपका mRNA बनता है, वो भी साइटोप्लाज्म में आता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया न्यूक्लियर पोर, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगी हुई ये जालनुमा संरचना, ये आप देख पा रहे होंगे। क्या है ये जालनुमा संरचना जो है, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप जो संरचना जालनुमा देख रहे हैं, इसे कहते हैं ईआर।
क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें बिल्कुल माइनर डिफरेंस है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी जो सतह होती है, जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम जो लेयर्स होती है उसकी ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम पाया जाता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। आप देख रहे होंगे ये स्मूथ होती है, चिकनी कैसी होती है, स्मूथ होती है। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये है वो स्मूथ होती है, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, ये विशेष अंतर है। अब हम देख लेते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम का आप लोग सब वर्क जानते हैं, ये वर्क करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका, प्रोटीन सिंथेसिस, हिंदी में आप कहेंगे प्रोटीन संश्लेषण का। किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक का जो वर्क है, फंक्शन है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करती है, हेल्प करती है प्रोटीन संश्लेषण में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपने वर्क जान लिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसकी सतह पे क्या पाया जाता है, उसकी सतह पे राइबोसोम पाया जाता है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जो ये राइबोसोम पाया जाता है इसमें, वो 70S का होता है या 80S का होता है, 70S का होता है या 80S का, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें कि इसमें 70S होता है या 80S होता है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, इसे दें। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है। इसका जो वर्क होता है वो होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वर्क होता है वो होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म याद रखिएगा, किसका क्या वर्क होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिपिड मेटाबॉलिज्म का इसका वर्क होता है। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा ER है, ER किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, क्या इसके कंपोनेंट है, इसके कंपोनेंट मतलब जो ER है किस किस से मिलकर बनती है। एक होती है वेसिकल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्नी, क्या होती है, वेसिकल्स, सिस्टर्नी, आपका ट्यूब्यूल्स, और क्या होता है, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स। वेसिकल्स जो होती है आपकी नली जैसी संरचना होती है, ये नली जैसी संरचना होती है ऐसे, ये होते हैं आपकी वेसिकल्स। और जो सिस्टर्नी होती है वो राउंड संरचना होती है, गोल संरचना, ग्रेन्यूल्स टाइप की, ये आपकी होती है सिस्टर्नी। एंड ट्यूब्यूल्स, ये होती है वेसिकल्स प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, कैसी, प्लेट लाइक। ट्यूब्यूल्स होती है ट्यूब लाइक, कैसी होती है, ट्यूब लाइक। तो इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स। जो स्ट्रक्चरल यूनिट है ER की, स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, क्या हैं, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है एंड ट्यूब्यूल्स है। इनकी आप संरचना देख लीजिए, ये आपकी सिस्टर्नी है, प्लेट लाइक की स्ट्रक्चर कुछ है आपकी, देख रहे होंगे। सिस्टर्नी के ऊपर ये राइबोसोम होते हैं, ये सिस्टर्नी या आपका वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये कंपोनेंट हैं तो इनके क्या होंगे, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम डिस्कस कर रहे हैं इसके कंपोनेंट, तो उसमें राइबोसोम होंगे। इन वेसिकल्स,
ये गोल संरचना है, राउंड संरचना आप वेसिकल्स देख रहे हैं। नॉर्मल आप इनकी जो स्ट्रक्चर है वो देख लें। ये आपकी ट्यूबुल्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ ट्यूबुल्स है। तो ये जो तीनों से मिलकर वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड ट्यूबुल्स से मिलकर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। क्या बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला मैकेनिकल सपोर्ट करता है। मैकेनिकल सपोर्ट किसको मैकेनिकल सपोर्ट देगा? सेल को। सेल को क्या करवाएगा, क्या प्रोवाइड करवाएगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। कैसे? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये आपकी मान लीजिए ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालनुमा संरचना होती है। जब ये जालनुमा संरचना होती है तो ये एक कंकाल का वर्क करती है। क्या करती है? कंकाल का वर्क करती है, जिससे ये सेल को सपोर्ट प्रदान करवाती है। सेल को एक स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर, शेप, स्ट्रक्चर प्रदान करवाती है। स्ट्रक्चर, उसका शेप कैसा रहेगा ये सेल वॉल पे भी डिपेंड करता है, सेल मेम्ब्रेन पे। तो मैकेनिकल सपोर्ट इसे देती है। और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, क्या मटेरियल का एक्सचेंज, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है मटेरियल का। मटेरियल मीन्स जो प्रोटीन्स बनेंगी उसका कहाँ पे पहुंचाना है देख लें। जैसे कि ये हमारी संरचना है, ये हमारी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे मान लीजिए प्रोटीन बनी, तो प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसके थ्रू कहाँ कहाँ पे हमें भेजना है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास, यहाँ प्लास्टिड है उसके पास, कहाँ कहाँ पे इस प्रोटीन की जरूरत है वो वर्क होता है किसका पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन करवाने का। ये होता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्योंकि ये पूरी सेल में फैली रहती है। किसमें? पूरी सेल में जालनुमा संरचना होती है जो किसका काम करवाती है? प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का। ऐसे प्रोटीन यहाँ से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पोर से होते हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये न्यूक्लियस में, एंड ऐसे ये प्लास्टिड में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में, जितने भी सेल ऑर्गेनेल सेल में जहाँ जहाँ पे भी जिस मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होगी उसका ट्रांसपोर्टेशन इसी के द्वारा होता है। इसके बाद थर्ड इसका वर्क है एंजाइम एक्टिविटीज एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। किसमें भाग लेती है? एंजाइम एक्टिविटीज। एंजाइम इसमें जो रहते हैं या सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इसका वर्क रहता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है कब? जब सेल डिवीजन के दौरान, जब हमारा टीलोफेज, ये आप जानते होंगे टीलोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसका फंडा है पापा मम्मी आते हैं, पापा मम्मी आते हैं। तो इसे आप याद कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो टीलोफेज अवस्था में जब हमारी सेल में न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में तुम्हारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसे हेल्प करती है। उस समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। याद रखिएगा किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका वर्क मैंने आपको बताया। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का वर्क करती है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स बायोसिंथेसिस। ये आप याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन बायोसिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो आप जानते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क करती है। प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मैंने आपको अभी बताया कि टीलोफेज अवस्था के दौरान जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका निर्माण करती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, उसका सिंथेसिस करवाती है एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ये आप ध्यान रखिएगा, क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का भी ये फॉर्मेशन करती है।
प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, आप प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया है प्लांट सेल वाले पार्ट में, उसमें आप देख लीजिएगा प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। प्लाज्मोडेस्माटा जो टर्म दिया वो दिया स्ट्रासबर्गर ने। किसने दिया? स्ट्रासबर्गर ने। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये दो सेल मेम्ब्रेन, दो सेल के बीच, एडजेसेंट सेल के बीच एक चैनल होता है। क्या होता है? एक चैनल होता है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर। दो सेल के बीच एक कनेक्ट रहती है जो चैनल के द्वारा, उसे कहते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। या आप और इसे डिटेल में जानने के लिए आप प्रीवियस जो मेरे लेक्चर हैं जिसमें प्लांट सेल मैंने डिस्कस किया, उसी पार्ट में आपको प्लाज्मोडेस्माटा मैंने बताया, उसे आप जाकर देख लें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का जो फॉर्मेशन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। इसके बाद इसका ओरिजन देख लेते हैं, ओरिजन या बायोजेनेसिस। किसका ओरिजन? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैसे ओरिजन हुआ, इसका ओरिजन कैसे हुआ, या बायोजेनेसिस कैसे हुआ, ये हम देख लेते हैं। इसका ओरिजन न्यूक्लियर इन्वॉल्व से हुआ। ये क्या होता है? न्यूक्लियर इन्वॉल्व। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आप जानते हैं न्यूक्लियस में ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। जो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, तो कहा जाता है कि जो इसका ओरिजिन हुआ है वो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों से, जो दोनों की ये बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियर इनवलप। इनवलप मीन्स होता है खोल या प्रोटेक्शन जो है उसका। तो न्यूक्लियर इनवलप से, ये जो न्यूक्लियर इनवलप है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इससे किसका निर्माण हुआ है? हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहती है, जो आप देखते भी हैं, और इसी से इसका निर्माण हुआ है। ऐसे अटैच रहती है, ऐसे। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो निर्माण हुआ है वो न्यूक्लियर इनवलप से हुआ है। जो न्यूक्लियर इनवलप है वो रीफॉर्म कर जाती है, रीफॉर्म करती है फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स। जो न्यूक्लियर इनवलप है वो इंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स से बनती है। एंड आफ्टर कब? सेल डिवीजन के बाद। मान लीजिए यहाँ सेल डिवीजन हुआ, क्या हुआ? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद ये सेल आई, प्रोजेनी सेल, डॉटर सेल। तो डॉटर सेल में जो वेसिकल्स होंगे, मैंने आपको कंपोनेंट बताए, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्नी। तो वेसिकल्स से क्या न्यूक्लियर इनवलप रीफॉर्म होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर इनवलप रीफॉर्म होता है। किससे? वेसिकल से। मैंने अभी आपको बताया था इसके फंक्शन में कि ये क्या करता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाता है। वही यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियर इनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रिफॉर्म होती है वो वेसिकल से होती है। यहाँ पे मेनली बता दिया कि वेसिकल से होती है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल से। यहाँ मैंने आपको फंक्शन भी बताया था, आप यहाँ देख सकते हैं। ये है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। किसके द्वारा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो ये हमने अभी डिस्कस किया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में हमने देखा पोर्टर, क्लॉडे एंड फुलम को देखा, एंड पोर्टर एंड कॉलमैन को जिसने टर्म दिया, उसके फंक्शन हमने देखे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसके स्ट्रक्चर हमने देखी, कंपोनेंट देखे, एंड उसका बायोजेनेसिस। क्या? बायोजेनेसिस कैसे हुआ? बायोजेनेसिस कैसे हुआ? ये न्यूक्लियर इनवलप से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इनवलप से इसका निर्माण होता है। किसका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडोप्लाज्मिक, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S या 80S? मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें।
और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यदि आपको समझ में अच्छा आया हो तो आप CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।